कि भारत में, इंडिया में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। आपकी लव मैरिज है? सर वकील तो बहुत ईमानदार है। मैं आज से 7 साल पहले मुझे ऐसा कहा था कि 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा केस यहीं खत्म कर दूंगा। तो ये मोहब्बत फोन से शुरू होती है, खत्म कचहरी में होती है। जज साहब, आप बहुत पोलाइट से बोल रहे हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके ऑर्डर को बाहर गोलियां भी चली। तो करप्शन तो बुरा लगता ही नहीं है जब तक खुद इन्वॉल्व ना हो आदमी। 13 पुलिस वालों को वारंट किया था कि सीसीटीवी देख के किसी आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। राजा भैया का मुकदमा आपकी कोर्ट में चल रहा था सर, लेकिन उन केसेस का क्या जो सीसीटीवी में रिकॉर्डेड गन को लेकर के उड़ाया जा रहा था। विरह और प्रीत से आगे चले हम, समय की रीत से आगे चले हम, मुक्त हो हम समय के बंधनों से, हार और जीत से आगे चले हम। जी हाँ, जो इनके राइटर हैं माननीय न्यायाधीश संजीव जैन जी हैं, और वकील साहब की बैठक में आज जज साहब का स्वागत है, जहां कानून के कुछ ऐसे किस्से आप तक लेकर के आएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। जो कई केस भारत में हाईलाइट हुए हैं, जिनके जज रह चुके हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको हम सुनाना या बताना चाहते हैं, और उस कचहरी की बात आप तक लेकर के आना चाहते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना है, जिनको सोचा है, और अपने मन के अंदर मनगढ़ंत कहानियां कही हैं। हम इस पॉडकास्ट में कानून को जिंदा रखेंगे, अदालत की गरिमा को बना के रखेंगे, और कुछ किस्से हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर, और वकील साहब की बैठक में आज जज साहब का स्वागत है। बेसिकली मैंने ऐसा सुना है कि जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, उस मुकाम पे पहुंचते पहुंचते जब आप समस्याओं का सामना करने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसी दहलीज की जरूरत है जहां आपको अपनों की एक जिम्मेवारियां और एक अपनी एक सच्चाई की आवाज उठानी हो, तो आप कहाँ का रुख करते हैं? तो आप फिर कोर्ट का रुख करते हैं। जी हाँ, तो चलिए आप आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। मिस्टर संजीव जैन जी, जिन्होंने अपना पूरा समय जुडिशरी को दिया, और कई सारे ऐसे केसेस उन्होंने अपनी जीवन में देखे और आगे भी देखते रहेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर संजीव जैन जी का। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी सर। सर मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, तो आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जुडिशरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण करी सर? मेरी सारी शिक्षा दीक्षा रोहतक में हुई। पिताजी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे रोहतक में, वैश जी। कॉलेज रोहतक में। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने एलएलबी किया, हम्म। और उसके बाद मैं 5 इयर्स लॉ के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। 1983 में 5 इयर्स लॉ पहली बार शुरू हुआ था। तो 1983 से 1988 का जो बैच था उसमें, और मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी उसी फैकल्टी से हैं। और मैंने जब 5 इयर्स लॉ में ज्वाइन किया, तो जस्टिस सूर्यकांत जी उस वक्त शायद फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। तो वहां से 88 में पास आउट करने के बाद मैं वकालत करने के लिए फिर दिल्ली आया। जो हाल ही में अभी सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी मैं उनकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है। तो सर कितने साल आपने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी? लगभग 5 ईयर लॉ, उस समय 5 ईयर लॉ स्टार्ट ही हुआ था या कैसे? नहीं, 5 ईयर लॉ सबसे पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने ही स्टार्ट किया था जी। 1983 में। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो पहला बैच था इंडिया का। और मेरा सौभाग्य है कि वो फर्स्ट मेरे साथ है, कि मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। और जहाँ तक मेरा यकीन है, शायद मैं 5 इयर्स लॉ का इंडिया में पहला जुडिशियल ऑफिसर भी था। वेरी गुड सर, सो प्राउड ऑफ यू सर। बड़ा अच्छा लगा हमें ये जान करके। सो कब सिलेक्शन कब हो गया था सर आपका जुडिशरी में? 1988 में मैं दिल्ली आ गया था। मैंने 30 हजारी कोर्ट से अपनी वकालत शुरू की, 30 हजारी हाई कोर्ट और दिल्ली की दूसरी डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में। और फिर 1992 में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में। तो 2 नवंबर 1992 को 1992 को 30 हजारी कैसा रोल अदा करती है आपकी लाइफ में सर?
क्योंकि मैंने देखिए राम जेठमलानी जी के बारे में जितना पढ़ा, उस कपिल सिब्बल जी के बारे में जितना मैंने देखा, पढ़ा, ये लोग भी 30 हज़ारी से जुड़े रहे हैं, इनकी भूमिका भी काफ़ी 30 हज़ारी से रही है। आप भी मेरे सामने बैठे हैं, आपने भी 30 हज़ारी का ज़िक्र करा है, तो 30 हज़ारी में से क्या लगाव रहा आपको? क्या कुछ सीखने को मिला सर जब आप 30 हज़ारी में जब आपने एंटर किया या 30 हज़ारी में प्रैक्टिस शुरू करी आपने? देखिए, दिल्ली की लगभग सभी अदालतों में मेरी पोस्टिंग रही, जी। लेकिन 30 हज़ारी का जो स्थान है वो सबसे अलग है। मैं कहता हूँ कि कोर्ट्स में कोर्ट्स और कचहरियों में कचहरी 30 हज़ारी है और 30 हज़ारी जैसी कोई और जगह नहीं है। वेरी गुड सर। मैंने अपने विदाई समारोह पे कहा था अभी 31 हुँ, अक्टूबर 2025 को जी, कि मैं चाहूँगा कि जीवन के अंतिम दिन या तो मैं 30 हज़ारी में हूँ या वेस्ट कॉलेज कॉम्प्लेक्स रोहतक में हूँ। तो वेरी गुड 30 सर। हज़ारी मेरे लिए इतनी प्रिय है क्योंकि हुँ, मैंने वहाँ से वकालत शुरू की और फिर मेरा लगभग आधा कैरियर जो है एज ए जुडिशियल ऑफिसर वो हुँ। 30 हज़ारी में रहा डिफरेंट पोस्टिंग्स लेकिन पे। कॉलेज की तरफ आप क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ क्या ऐसा नहीं, मैं लगाव है? कॉलेज की तरफ नहीं, वेस्ट कॉलेज रोहतक क्योंकि मेरा घर था, मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे हुँ, कैंपस में, तो मेरा बचपन वहाँ बीता है। तो हुँ, वो जगह मुझे जो है वो अपना पहला घर लगती है और 30 हज़ारी क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, हुँ, तो दोनों मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम स्थान रखते हैं। हुँ। सर, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ या सुन पाया हूँ, आपकी लव मैरिज है, क्या ये सत्य है? आपको ये बात कहाँ से पता चल गई मेरी? सर बेसिकली अब थोड़ा-सा नॉलेज लेना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, लेकिन आपको जहाँ से भी पता चली है बिल्कुल ठीक पता चली है। तो आपने कहाँ से आपकी ये मोहब्बत शुरू हुई और कब उसको आपने मुकम्मल कर लिया सर? अ, देखिए मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स लॉ का छात्र था। तो मेरी धर्मपत्नी भी उस वक़्त वहीं स्टूडेंट थी। मैंने 88 में पास आउट किया और दीपिका ने 1991 में किया। तो मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई ये कहना एग्ज़ैक्टली बहुत मुश्किल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को देखा और एक दिन में प्रपोज़ कर दिया। हुँ, ये 2, 3, 4 साल का सफ़र है और जैसे एक पौधा धीरे-धीरे उगता है, शायद वैसा ही कुछ रहा। तो ये भी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि प्रपोज़ दीपिका जी ने किया था या मैंने किया था। सर मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो पौधा समय के साथ-साथ बड़ा होता है, तो आपको वो जीवन भर छाया देता है। और अगर मैं आजकल की बात करूँ, तो ये मोहब्बत फ़ोन से शुरू होती है, ख़त्म कचहरी में होती है, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ। पेशे से मैं भी वकील हूँ, तो मैं कई सारे ऐसे मुकदमे मैंने देखे हैं कि मोहब्बत शुरू मोबाइल से होती है, ख़त्म कचहरी में होती है। तो आपके ज़माने में तो एक्चुअली ऐसी चीज़ें थी कि हाँ, ये प्यार है तो ये चाहिए। यहाँ तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। मोबाइल खोल लीजिए तो तमाम ऐसी ऐप हैं। स्नैपचैट पे आप चले जाइए, फ़ेसबुक पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए। तो उन दिनों में और आज के दिनों में आप किस तरह से ये रिलेशनशिप देखते हैं? क्योंकि आप तो कुर्सी पे बैठ के शायद आपने ये मुकदमे भी देखे होंगे कि पहले ये रिलेशनशिप में थे, आज मुकदमा 376 का चल रहा है। हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि क हमने तो मोहब्बत जो है वो बहुत उस दौर में की थी। लेकिन मुझे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि समय के साथ-साथ जो है वो समाज और समाज के तरीके उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। लेकिन मोहब्बत जो है वो आज से 1000 2000 साल पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। मोहब्बत के मूल में मोहब्बत ही है और उसके इर्द-गिर्द बाकी सारी बातें होती रहती हैं। हाँ, उसका स्वरूप ज़रूर बदल गया है। उस ज़माने में शायद जो है वो चिट्ठियों पे या ₹1 का सिक्का डालकर पब्लिक टेलीफ़ोन से बात करने के तरीकों से होती थी। जी। अब उस ज़माने में इंटरनेट अवेलेबल नहीं था हुँ, या व्हाट्सएप नहीं होता था या कम्युनिकेशन इतना फ़ास्ट नहीं था। हुँ। तो सिर्फ़ तौर-तरीके बदले हैं। आदमी की मूल प्रवृत्ति जो है, वो नहीं बदली है और मैं एक तरीके से आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आशा और प्रेम यही सारी दुनिया का मूल है, यही अंतिम मकसद है और यही किसी व्यक्ति को आगे वेरी गुड सर। जुडिशरी के साथ-साथ आपका किन चीज़ों में आपकी रुचि रही सर? किन-किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रहा?
नहीं, शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट कई सारी चीज़ों में रहा। जैसे डिबेट्स जो हैं वो डिबेट्स, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, अ, कविता पाठ प्रतियोगिताएँ, नाटक, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा स्कूल से रही। और सौभाग्य से हमारे घर में भी इस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि पिताजी जो हैं वो स्वयं बहुत विद्वान व्यक्ति थे और बड़े कवि थे। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे वक्ता थे, श्री अरविंद जैन एडवोकेट। मेरे दूसरे बड़े भाई श्री राजीव जैन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो नाटकों के बहुत जाने-माने निर्देशक थे। उन्होंने बहुत नाटकों में काम किया। तो स्टेज मेरे लिए 5वीं छठी से जो है वो एक तरीके से दूसरा घर रही रही। और तो आप कह सकते हैं कि नाटक, भाषण, डिबेट, सिम्पोजियम, पोइट्री और स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस जो है वो मेरा मुख्य खेल था। कविताओं से बेसिकली आपको लगाव था, जितना मैं सुन रहा हूँ अभी आपकी बातें। नहीं, कविताओं से लगाव शुरू से ही रहा, क्योंकि पिताजी की बहुत सारी कविताओं का मैं प्रथम श्रोता रहा। तो कविता मेरे पास जो भी आई वो विरासत में आई। तो मैंने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया। और जब मैं जुडिशरी में आया तो बड़ा मुश्किल था प्रोज़ में सीधे-सीधे कुछ कह पाना। तो फिर कविता जो है वो एक हेल्प बन के, एक उपाय बन के आई। तो मैंने ज़्यादा फिर जो है वो जुडिशियल ऑफिसर होने के बाद अ, कविता में और पोइट्री में अपनी बात को कहना शुरू किया। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि आप कविताएँ भी लिखते हैं। तो अगर आपकी कोई पसंदीदा कविताएँ हैं, तो 1-2 सुना दीजिए, मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ऐसे ऑफ़िसर देखे हैं जिनकी रुचि कविता में भी रही है, उनके परिवार में थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, नाटक निर्देशक भी रहे हैं। तो हम ये भी सुनना ज़रूर चाहेंगे इस सफ़र में कि कैसी भूमिकाएँ रही हैं कविता की? वीर जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं जुडिशरी में या न्यायाधीशों में पहला कवि हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो साहित्य और कविता में लिखते रहे हैं और हुँ, बहुत अच्छा लिखते रहे हैं मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं अपने युवा दर्शकों के लिए जो है वो 4 लाइनें पढ़ता हूँ जी। कि कब आती है जीत अकेली, कब आती है जीत अकेली, संग ज़िम्मेदारी आती है। कब आती है जीत अकेली, संग ज़िम्मेदारी आती है, कब आती है हार अकेली, नए सबक कुछ दे जाती है। हार जीत से मत घबराना, नई सुबह कुछ ऐसे आना। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। कोई और आपकी और पसंदीदा हो, 2-4 लाइनें सुना दें तो थोड़ा-सा मूड फ्रेश हो जाएगा सर। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लाइफ़ में सबसे ज़्यादा आदमी को मैंने घबराहट आज यही सुबह होती है। ही एक गीतिका लिखी थी जी। और उसकी 2 लाइनें थी कि भूख रोज की आदि हो रही है, भूख रोज की आदि हो हो रही है, रही है। तरक्की की मुनादी हो रही। 2 लाइनें जो हैं वो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी जी। जब मैं जिस दिन मुझे ओथ लेनी थी 2 नवंबर 1992 को। तो वो गुरु मंत्र की तरह हमेशा 2 लाइनें मेरे साथ रही थी, पिताजी ने जो सुनाई थी कि मेरे खुशनुमा इरादों मेरी देखभाल रखना, मेरे खुशनुमा इरादों मेरी मेरी देखभाल। देखभाल रखना, किसी और से नहीं है, मेरा खुद से सामना है। वेरी नाइस सर, ब्रिलियंट सर। और यही मैं अपने युवा दर्शकों को, युवा साथियों को ये लाइनें बार-बार सुनाता रहा हूँ कि हम ज़िंदगी में कुछ भी हों, वकील हों, जज हों, प्रोसिक्यूटर हों या कुछ और हों, हुँ, असली बात यही है कि कब तक हम खुद का सामना करते हैं। जब तक हम खुद का सामना करते हैं, तब तक समस्या फिर कोई नहीं। फिर कोई नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो वो होकर ही रहता है। चाहे वो कोई आपका जीवन का कोई टारगेट हो या जीवन में आपने किसी चीज़ को अचीव करना हो। जैसे आपने सोचा कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमें कुछ अचीव करना है, तो आपने जज के रूप में सेवाएँ दी। आज आप और अच्छा पढ़ रहे हैं तो हमने आपकी कविताएँ भी सुनी। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, मैं लोगों को अक्सर कहता भी आया हूँ, स्टेज पे कहा भी है कि अगर आपने कुछ करना है या कुछ करने की ठान रखी है,
तो फिर आप इस बात से मत घबराइए कि मेरे पास उसको करने के लिए संसाधन कितने कम है, एक्सक्यूज मत दीजिए। अगर आपने ठान ली तो आप कर गुजरते हैं, ऐसा पीछे होता आया है और आगे होता भी रहेगा। तो चलिए सर, जुडिशरी का वो सफर शुरू करते हैं। सर, मेरे माइंड में एक सवाल बड़ी परेशानी मुझे दे रहा है, जिसकी मैं बड़ी लालसा भी है मुझे जानने की। जब आप डाइस पे बैठे होते हैं, क्या ट्रायल में किसी रेपुटेड चेहरे का इफेक्ट पड़ता है केस पर? देखिए, मेरा 33 साल का वो जुडिशियल ऑफिसर का अनुभव ये कहता है कि अंतिम फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़े रेपुटेड वकील आ रहे हैं, तो उनके सम्मान से कई बार किसी को ये लग सकता है कि जैसे जो है जज का झुकाव किसी पर्टिकुलर वकील की तरफ है या सीनियर की तरफ, या कोई बड़ा आदमी अदालत में पेश हो रहा है, तो वो एक बेसिक कर्सीज होती हैं अपने बड़ों के लिए सम्मान दिखाने की। जी। लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि जो प्रक्रिया है या जो प्रोसीडिंग है या जो अंतिम फैसले हैं उसमें किसी बड़े वकील के आने से फर्क पड़ता है। मैं युवा वकीलों को यही कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर मुकदमे में वही वकील सबसे अच्छा है जिसकी तैयारी सबसे अच्छी है और जिसकी केस की मेरिट सबसे अच्छी है। बेसिकली सर, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक 30 साल के आसपास का वकील जब किसी बेल पे खड़ा होता है और सामने एक कोई 50 साल का वकील खड़ा होता है, जब दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली फैक्ट पे जब 30 साल का लड़का बहस करके कोर्ट से बाहर आता है और जज साहब ये कह देते हैं कि ऑर्डर शाम को 4 बजे चेक कर लेना, तो जब अगर उसको बेल नहीं मिलती है तो लोगों का कहना ये होता है कि यार, अभी अभी तो इसने वकालत शुरू करी है, तुमने इसको बेल का मैटर दे दिया। अगर आपने वो वकील कर लिया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। उसको 40 साल की प्रैक्टिस है, 25 साल की प्रैक्टिस है, हालांकि दोनों ने फैक्ट पे ही बहस करनी है। तो ये नए लॉयर्स क्यों ये चीजें झेलते हैं? देखिए, उनके लिए क्या आप ऐसा गुरु मंत्र पेश आपने करना चाहते हैं सर? आपने वीर जी जो है ना बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी कल ही मुझे किसी ने किताब दी थी, तो ये एहरान ब्राक की किताब है, द जजमेंट इन ए डेमोक्रेसी। जी। मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने इसके करीब 50 के करीब पेजेस रात को पढ़े। कोर्ट के बाहर बहुत सारी बातें, कोर्ट के भीतर जो कुछ होता है और कोर्ट के बाहर जो कुछ होता है, उस दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि युवा वकीलों को भी बेल मिलती है जब केस में मेरिट होती है और वो अच्छा आर्ग्यू करते हैं, और सीनियर वकीलों के केसेस भी डिसमिस्ड होते हैं। और मेरा दावा है, आप किसी अदालत के जो है वो 100 बेल ऑर्डर्स निकाल के देखिए जिसमें युवा वकील अपीयर हुए, और आप देखिए कितनों में बेल मिली। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि युवा वकीलों के प्रति जो हैं वो जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी और इवन सुपीरियर कोर्ट में भी वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उन्हें ज़्यादा इंकरेज करते हैं, करना भी चाहिए। तो सर, जब बेल पे हम खड़े होते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सपोज एक बेल लगी हुई है, एक वकील साहब ने 10 मिनट बहुत अच्छे से आर्गुमेंट करा, साथ वाला वकील भी सेम एज का है, उसने भी बहुत अच्छे आर्गुमेंट करे, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या बहुत ज्यादा बोलने से, 5-7 मिनट अच्छी स्पीक करने से या बहुत अच्छी चीजें बताने से जज इंप्रेस होते हैं, या एक्चुअली फैक्ट पे रहना चाहिए? क्या है इन चीजों का अंतराल? देखिए, मैं तो यही कहूँगा अपने अनुभव से कि दो बातें हैं बेल पे आर्ग्यू करते हुए। एक, किसी भी वकील की फैक्ट्स पे अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि कोर्ट ओवरबर्डन्ड होती हैं और समय का हमेशा अभाव रहता है, तो कितनी संक्षिप्त और कम समय में और कितनी क्लैरिटी से, कितनी साफ गोई से आप जज को फैक्ट समझा सकते हैं और फिर कानून समझा सकते हैं और बेल का ग्राउंड समझा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि बहुत भारी भरकम भाषा में और जो है कोई भाषण दिया जाए। लंबी बहस मुझे नहीं लगता कि हमेशा फ्रूटफुल होती है।
कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट ऑफ लॉ में हमेशा जो सटीक बहस है, जो फैक्ट्स की सही समझ है, जो कानून की सही समझ है, वो फायदेमंद होती है। सर बहुत अच्छा लगा ये जानकारी लेकर के मुझे। एक सवाल है, मेरा नहीं है, पूरे भारत की तरफ से एक सवाल है, पूरे वकील लॉबी की तरफ से एक सवाल है, पूरी जुडिशरी सिस्टम की तरफ से एक सवाल है। हर किसी आदमी को इसका आंसर जानना है कि ये सच्चाई है कि भारत में, इंडिया में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। क्या है इसके पीछे का, क्या है तथ्य, क्या है सर इसके पीछे की राय, क्या है आपकी सर इसमें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये सही है कि करीब करीब 5 करोड़ केसेस होंगे, वो थोड़े कम या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। वो ये कि आज के दिन भारत की जो जनसंख्या है वो करीब 140 करोड़ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जी। किसी लोकतांत्रिक देश में अधिकारों पर विवाद होना, सरकार और सिटीजन के बीच में या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, वो एक स्वाभाविक बात है। अदालतों में जितने केस आते हैं या आ रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि अल्टीमेटली लोगों का जुडिशरी में विश्वास है या डेमोक्रेसी में विश्वास है। रही बात, आप जो जानना चाह रहे हैं कि केसेस में डिले क्यों होता है, देखिए, डिले होता है कुछ केसेस में, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारणों में जाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मेरा एतराज एक चीज से है कि पिछले 30-40 साल से मैं लगातार सुनता रहा हूं कि विधानसभाओं से लेके संसद तक और टीवी डिबेट से लेके अखबारों तक हमेशा एक नैरेटिव चलाया जाता है कि जुडिशरी में तारीख पे तारीख लगती है या जुडिशरी में बहुत डिले होता है। ये नैरेटिव पूरी तरीके से सही नहीं है, और इस नैरेटिव ने जनता को भ्रमित किया है और जनता का बड़ा भारी नुकसान किया है। वीर जी, आप एक युवा वकील हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सारा डाटा जो है वो अब नेशनल ग्रिड पे है अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कभी ये देखिए कि 6 महीने में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस डिसाइड हुए फाइल होने के, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक साल में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस डिसाइड हुए? सर यू एब्सोल्युटली राइट। मैं तो ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप क्या नाम लेते हैं कि एक एमएम बैठा होता है तो उसके यहाँ लिस्ट लगती है 120 केसेस की, 150 केस भी हो जाते हैं, वो 12 बजे तक उसको फ्री कर देते हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ 3 घंटे में ऐसा कौन सा केस में वो पढ़ लेते हैं कि वो 12 बजे तक कह देते हैं कि लिस्ट खत्म होगी, ठीक है, बेल के मैटर सुने जाएंगे या अब इस तरह के मैटर सुने जाएंगे, स्पेसिफिक मैटर सुने जाएंगे। तो 120 केसेस को कॉल करने के बाद क्या वो समझ जाते होंगे और क्या ही वो ऑर्डर कर देते होंगे 120 केस को बस सुनने के बाद में सर? देखिए, दो बात है। मैन पावर, जजेस यानी, और अदालतें वो लिमिटेड है। केसेस को अदालतों में आने से रोका नहीं जा सकता और रोका जाना भी नहीं चाहिए। वर्कलोड है कोर्ट्स पे। अगर जजेस 120 केसेस या 100 केसेस रोज नहीं लगाएंगे तो जो तारीख अभी 4 महीने की या 6 महीने की लगती है वो 3 साल की लगनी शुरू हो जाएगी। तो जजेस की लाइफ काफी हार्ड है। आप मान के चलिए कि ये 24 आवर की जॉब है। जो जज बनना चाहते हैं युवा साथी, उन्हें मान के चलना चाहिए कि ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है। अदालत जो है वो 10 से 4 में खत्म नहीं होती। जजेस का काम 4 बजे के बाद असली शुरू होता है, जब वो फाइलें पढ़ना शुरू करते हैं, जब वो फैसले लिखवाना शुरू करते हैं, जब वो दूसरे काम करने शुरू करते हैं। तो बहुत लंबी कॉज लिस्ट लगाना मजबूरी है, और उसके लिए जजेस काफी काम करते हैं। हमारे ज्यादातर जजेस सभी अदालतों में, टॉप टू बॉटम। लेकिन जनता को यह समझाया जाना चाहिए डिफरेंट लेवल्स पे कि सारे केसेस जो हैं वो 10 साल, 15 साल या 20 साल नहीं चलते। करीब मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में केसेस वो 6 महीने या 1 साल में भी डिसाइड होते हैं। तो जनता को जो है अदालतों से परहेज नहीं करना चाहिए, और अपने फैसले जो हैं वो गैर कानूनी तरीकों से नहीं करने चाहिए, या सड़कों पे नहीं करने चाहिए, या हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सर मुझे आपकी ये बात सुनकर एक वाकया याद आ गया, अगर इजाजत हो तो सुना दो। जी जी।
कुछ समय पहले मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, तो उसपे एक बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हुई आ रही थी कि एक जज साहब ने एक केस में किसी को डिस्चार्ज कर दिया, कि पूछा कि आज आप केस से बरी हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बड़े खूबसूरत सा आंसर दिया कि जनाब, अगले जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करें तो आपको एएसआई बनाया जाए। उसने बोला, जी आप मुझे एएसआई की क्यों कह रहे हैं? मैं तो उससे बहुत अच्छा ऑफिसर हूँ। बोले, नहीं जी, आज से 7 साल पहले मुझे ऐसा कहा था कि 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा केस यहीं खत्म कर दूँगा। तो उस समय में 5,000 रुपए देता तो केस ज़्यादा अच्छा खत्म हो आज 7 साल के बाद खत्म हुआ है। तो क्या वाकई ये करना चाहिए था? इसमें जज का कसूर है या जो आदमी 5,000 में जो पुलिस ऑफिसर खत्म करने की बात कर रहा था उसका कसूर है? जनता को सिर्फ सर न्याय चाहिए, वो उसको ये नहीं नहीं, चाहिए कि 5,000 में केस खत्म करवा के क्या वीर जी वाकई न्याय हो जाता? क्या न्याय की यही अवधारणा है? सर ये डिस्चार्ज वाली संतुष्टि मुझे 5,000 रुपए दे करके 7 साल पहले मिल रही थी। देखिए, अगर जनता ये चाहती है या आप ऐसा समझते हैं कि न्याय करना कोई जादू की छड़ी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। न्याय करना जादू की छड़ी नहीं है। न्याय करना जो है वो बहुत ही टीडियस काम है जो सोच समझ के करना पड़ता है। और आप वकील होने के नाते जानते हैं जी। कि न्याय करते हुए अदालतों में सारी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है और वो प्रक्रियाएं अपना वक्त लेती हैं। जरूर सुधार की गुंजाइश है और बहुत सारे सुधारों की गुंजाइश है। जरूर मुकदमों का फैसला यथासंभव होना चाहिए। लेकिन आप दुनिया का डाटा भी देखेंगे, दुनिया के विकसित केसों की भी न्याय प्रणालियों को देखेंगे, तो दुनिया में ऐसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि मुकदमा इधर फाइल होता हो, ई फाइलिंग हो जाती हो और उधर जो है आधे दिन में वो डिसाइड हो जाता हो। ऐसा कहीं भी नहीं होता। सारी दुनिया में जो है मुकदमों का फैसला होने में वक्त लगता है। और मैं दूसरी बात और कहूंगा कि आप विकसित देशों के जजेस के सामने कितने केसेस लगते हैं हर लेवल पे, और इंडिया के जजेस कितने केसेस की भीड़ को रोज हैंडल करते हैं। इसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि इंडिया में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वर्कलोड से वकीलों को या जजेस को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, सुधार की गुंजाइश है, ज़्यादा अदालतें बने, प्रक्रिया आसान हो, यूजर फ्रेंडली हो जुडिशियल सिस्टम्स और अदालतों के सिस्टम। अब सर अदालतें ज्यादा बने या कानून में भी थोड़ा सा सुधार हो? दोनों बात। क्योंकि आपकी अदालत में आने से पहले तो ग्राउंड पे पुलिस मिलती है सर। दोनों बातों, पुलिस में भी सुधार की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशंस में 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं, देखिए, कंप्लीट नहीं होती। लास्ट में आकर के पता लगता है कि जो कसूरवार है वो तो एक्चुअली सलाखों के पीछे नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। पुलिसिंग सिस्टम जो है वो अभी भी कॉलोनियल इरा के रूल से चल रहा है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बुलाया, उसमें कुछ सुधारों की जरूरत है। कुछ सुधारों की कोशिश हुई है लेकिन वो सुधार उस तरीके से नहीं हुए हैं। देखिए, पुलिस जब तक प्रोफेशनल नहीं होगी, पुलिस जब तक ट्रेंड नहीं होगी, पुलिस जब तक ईमानदार नहीं होगी, और पुलिस के साथ साथ यही बात वकीलों पे भी लागू होती है और जजों पे भी लागू होती है। तो जब तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कोर्ट प्रक्रिया के, वो एफिशिएंट नहीं होंगे, प्रोफेशनल नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे और मेहनती नहीं होंगे, तो समस्या तो बनी रहेगी। सर वकील तो बहुत ईमानदार है, मैं बता देता हूँ कैसे। उनको कोई सरकार तो सैलरी देती नहीं है, उनका कोई फिक्स तो आता नहीं है, पुलिस का तो फिक्स्ड आता है। अब वकील अगर अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो उसे 2 रोटी मिलेगी। पुलिस अगर काम नहीं भी करेगी तो उसकी सैलरी फिक्स्ड है। नहीं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। देखिए, सभी तरीके के वकील हैं, सभी तरीके के पुलिस वाले हैं, हम एक ही समाज से आते हैं। ये कहना मतलब एक ब्रश से किसी को व्हाइट करना, किसी एक ऑर्गन को, या एक ब्रश से किसी को ब्लैक पेंट करना, वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा वीर जी। सब जगह सब तरीके के लोग हैं और सुधार की गुंजाइश हर सिस्टम में हमेशा होती है, देखिए, अभी भी। मैं किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी या अथॉरिटी को टारगेट नहीं करता। मैं श्री तुकाराम जी को भी सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने जिंदा अजमल कसाब को पकड़ा। मैं बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूँ, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं तो रात को उठा करके ले जाते हैं। मैं ऐसे पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूँ, जहाँ लाठीचार्ज होता है, किसी निहत्थे पे कुछ लग जाता है या चोट लग जाती है, वार हो जाता है, वहाँ भी एक पुलिसकर्मी उठा करके चला जाता है। कोई डूब रहा होता है, उसको बचाने के लिए भी पुलिसकर्मी चला जाता है। मैं पूरी अथॉरिटी को ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मेरी आंखों के सामने है। अब मैं सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि
अदालतों को बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम में भी थोड़ा सा सुधार किया जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए 2 बातें, एक बात है फ्रेमवर्क, जी। जो आपके कानून, कायदे, सिस्टम है, और दूसरी बात है उन कानून, कायदे और सिस्टम्स को चलाने वाले लोग। जी। कोई भी सिस्टम जो है वो कितना भी अच्छा हो, वो अच्छा चलेगा तभी जब उसको चलाने वाले जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म से, ईमानदारी से उसे चलाएंगे। एब्सोल्युटली राइट सर। अगर आप गलत लोगों के हाथों में किसी भी अच्छे सिस्टम को दे देंगे तो वो अच्छे तरीके से चलेगा नहीं। सर मुझे एक मशीन चीज, चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे चलाने वाला उतना ही अच्छा होना चाहिए। करप्शन इज नॉट बैड इफ आई एम इन्वॉल्व, बिकॉज आई कैन डिफेंड इट। तो करप्शन तो बुरा लगता ही नहीं है जब तक खुद इन्वॉल्व ना हो आदमी। नहीं यार, ये तो ठीक है, वो कहा ही जाता है मजाक में कि हम अपने लिए अच्छे वकील होते हैं और दूसरों के लिए अच्छे जज होते हैं। जी। तो देखिए हम सब एक ही समाज से आते जी सर। हैं। एक भाई वकील बन जाता है, दूसरा दुकानदार बन जाता है, तीसरा डॉक्टर बन जाता है, बहन आईएएस बन जाती है। हम उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं। समाज के संस्कार हैं। जिस तरीके का आपका इन जनरल समाज होगा, जिस तरीके की राजनीति होगी, जिस तरीके के स्कूल कॉलेज होंगे, उसी तरीके की प्रोडक्ट्स पैदा होंगी और पीढ़ियां पैदा होंगी। और रातों रात कोई जज बनने से या पुलिस वाला बनने से या वकील बनने से ना ईमानदार हो जाता है ना बेईमान हो जाता है। जुडिशरी में भी कहीं करप्शन है क्या सर? हाँ, आप जो है वो मेरे तैयारी कर रहे हैं कि कोई मुझे कॉन्टेम्प्ट में बुला ले। सर मैं ऐसा बिल्कुल, ये बड़ा तो इंटरेस्टिंग सवाल लेकिन है सर। लेकिन लेकिन हमें ये मानना चाहिए, मैं बड़ी साफ गोई से ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो है आज का दौर ऐसा है, ये माहौल ऐसा है कि जिसमें हर अथॉरिटी पे क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि सब एक ही समाज से आते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं हो सकता है देश जो बॉडी से अलग हो। में जो बॉडी से अलग हो। हम किसी भी ऑर्गन को ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से सफेद है या पूरी तरीके से काला है। कुछ ब्लैक शिप्स हमेशा हर जगह हो सकते हैं, लेकिन जुडिशरी जो है आज भी सारे आरोपों के बावजूद, क्योंकि मैं 33 साल वहां रहा हूं, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुतायत जजेस आज भी बहुत ईमानदारी और मेहनत से जुडिशरी में काम करते हैं। और जुडिशरी जो है किसी भी और ऑर्गन के मुकाबले आज भी ज्यादा प्रोफेशनल है और अच्छा काम कर रही है। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने जजेस होते हैं ये सोशल मीडिया से क्यों परहेज रखते हैं? क्यों गैदरिंग्स में नहीं आते हैं? क्यों आम जनता से नहीं मिलते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है सर? देखिए इसके पीछे जो है नेचर ऑफ जॉब और जजेस की ट्रेनिंग, ये एक तरीके से अनरिटन कोड है। क्योंकि जजेस की नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वहां पे हर तबके के लोगों ने आना होता है कभी ना कभी। राइट सर। तो जितना आप समाज में इंटरमिंगल होते हैं, खासकर राजनीतिक गतिविधियों में या सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में, उससे जजेस की और प्रोसेस की फेयरनेस पे उंगलियां उठने के चांसेस उतना ही ज्यादा, तो इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है और आप देखेंगे कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो फेसबुक पे, बुक पे हैं और सोशल मीडिया पे हैं। मैं खुद भी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे रहा हूँ। मैं तो तमाम ऐसी आपकी कविताएं पढ़ी हैं सर, मैंने देखा है। लेकिन सोशल मीडिया पे रहने के बावजूद एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। आप अगर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का कंटेंट देखेंगे तो उस पे आपको कविताओं के अलावा या ऐसी चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं मिलेगा। और पिछले कई सालों में सोशल मीडिया पे होते हुए कभी भी ऐसा कंटेंट मैंने नहीं डाला जिससे किसी की भावना आहत हो ठेस या पहुंचे। मेरे जो प्रोफेशनल ड्यूटी है ये जज उस पे कोई असर नहीं। वेरी गुड सर। सर लीगल एड में आपकी क्या क्या भूमिका रही थी? लीगल एड इज वेरी नियर टू माय हार्ट। मैं मेंबर सेक्रेटरी था दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का 2017 से 2019 तक। 2015 से 2017 तक मैं स्पेशल सेक्रेटरी था और फिर मैं नालसा में रहा करीब 6 महीने ओएसडी।
तो लीगल एड जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे लीगल सिस्टम का। उस वक्त लीगल एड में हमने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस गीता मित्तल उस वक्त एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन थी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दिल्ली की। वो दौर था जब दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें विक्टिम कंपनसेशन में 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया और शायद 100 करोड़ का विक्टिम कंपनसेशन जो है वो इंडिया में आज भी कोई स्टेट मुश्किल से ही देती होगी या नहीं देती होगी। तो आप उस वक्त का लीगल एड देखिए और अभी भी लीगल एड लगातार जो है जब से शुरू हुआ 1987 में एक्ट बना था वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक स्तर प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, यहाँ मुद्दे बनते रहते हैं। जो भी लोग आए जो भी टीम आई उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। जहां तक मेरी बात है तो उस वक्त एक स्वाभिमान परिसर है करकदमा पोल से आगे विवेक विहार जी जी जो सीनियर सिटीजन को कैटर करता है अपने तरीके की इंडिया में पहली इंस्टीट्यूशन। हमने इसको डिजिटाइज करने का काम किया। हमने लीगल एड को अपना एक सर्वर बनाने का काम किया। हमने इसे यूजर फ्रेंडली बनाया। उस वक्त जो है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम खोला था जिसे न्याय संयोग कहते हैं। जी न्याय संयोग पटियाला हाउस से काम करता था, अब शायद राइज आउट हाउस एवेन्यू से काम करता होगा, जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम पहली बार तब शुरू किया गया। जेलों में डेली हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हर जेल में वकील तब लीगल एड के लिए जा रहे हैं। तो लीगल एड में हम बच्चों के चाइल्ड इश्यूज पे, वुमेन इश्यूज पे, सीनियर सिटीजन के इश्यूज पे, कुष्ठ रोगियों पे, आम पब्लिक पे, लेबर पे जो है बहुत सारे मुद्दों पे उस वक्त काम कर रहे हैं। आज भी काम कर रही है लीगल एड। और मैं ये कह सकता हूँ कि लीगल एड जो है वो दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बाकी स्टेट्स में भी। आप राजस्थान में, केरला में, दूसरी स्टेट्स में भी जाएंगे, लीगल एड को और रोबस्ट होने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय संविधान में जिस तरीके की बातें कही गई हैं, जिस तरीके के अधिकार दिए गए, वहाँ एक्सेस टू जस्टिस वो बहुत ही जरूरी है और उसमें लीगल एड की बहुत बड़ी भूमिका है। सर आप जब लीगल एड के बारे में बता रहे थे तो मुझे केस याद आ गया। एक आपकी कोर्ट में एक स्कूल चाइल्ड का भी एक केस था सर, उसमें क्या था मुद्दा सर? स्कूल चाइल्ड के कौन से केस की बात कर रहे हैं आप? जो सेक्सुअल हरासमेंट समथिंग करके कुछ ऐसा था। शायद आप पटियाला हाउस के केस की बात जी जी डेफिनेटली, जब आप पटियाला हाउस कोर्ट में थे। देखिए उस केस की शायद अभी भी किसी अदालत में कोई अपील या प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। कोई स्कूल टीचर का किसी स्टूडेंट के साथ कुछ इस तरह का कुछ मामला सामने आया था जो बड़ा ही जो है पेंडिंग केसेस पे बात नहीं की जाती। तो मैं उस केस की डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन उस केस में मोटे तौर पे ये कह सकते हैं प्लीज कि सर। वो दिल्ली के एक नामी गिरामी स्कूल का बच्चा था। बच्चा जो है वो 7-8 साल का था करीब, बंगाली फैमिली की है और उसके स्कूल टीचर पे जो है वो अब्यूज करने का आरोप था। तो एक बड़ा फेमस साक्षी का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि बच्चों की गवाही जो है या सेक्सुअल ऑफेंसेस में गवाही किस तरीके से रिकॉर्ड की जाए। सर वो टीचर अब्यूजिंग का क्या था किस्सा? क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश करी टीचर ने बच्चे के साथ? टीचर अब्यूजिंग का किस्सा इतना ही था कि आरोप टीचर पे ये था कि उसने बच्चे को सोडामाइज करने की कोशिश की थी स्कूल प्रीमिसेस में। तो उस केस में बच्चे की मदर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी। तो बच्चे ने ये सारा हादसा अपने घर पे बताया होगा कि इस तरह की मेरे साथ चीजें बताया, उसने उस पे ही एफआईआर दर्ज हुई थी। तो मेरी कोर्ट में वो केस था, उस वक्त मैं पटियाला हाउस मैजिस्ट्रेट। तो टीचर कितने साल की रही होगी सर उस समय? टीचर रहा होगा, टीचर वाज अ मेल, ही वाज अराउंड मे बी 35-40। ओके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक्यूज जो है वो बच्चे के सामने नहीं लाया जाएगा। राइटिंग में जो है बच्चे से क्वेश्चन जज खुद पूछे और इंटरकनेक्टेड वीडियो कैमरा से गवाही करवा जाएगी। तो पटियाला हाउस बहुत हैवी कोर्ट थी और 100-150 की कॉजेस होती थी,
तो मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था तब कि मुझे संडेज को ये प्रोसीडिंग करने की इजाजत दी जाए, और जिस दिन हॉलीडे होता है संडे। holiday पे। जी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और अनुमति के अनुसार फिर संडेज को इसकी प्रोसीडिंग की गई। उस वक्त आज की तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम अवेलेबल नहीं था, ओके। एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब 2002-2003 में। तो तब टेम्परेरी जो है 2 टीवी स्क्रीन लगाए गए थे, एक कोर्ट में, एक जज के चैम्बर में, और कैमरा लगाए गए थे कोर्ट में भी और इसमें चैम्बर में भी, ताकि चैम्बर में जो प्रोसीडिंग हो रही है वो बाहर देख सकें वकील, प्रोसिक्यूटर साहब, और बाहर जो प्रोसीडिंग हो रही है वो अंदर देख वो चेंबर में देखा जा तो सके। क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ में जो क्वेश्चंस थे दोनों साइड के, जी। वो राइटिंग में लिए गए थे, और बच्चे को मैंने खुद चैम्बर में वीडियो कैमरे से एग्जामिन किया था, सपोर्ट पर्सन के अलावा क्वेश्चन आंसर। तो वो अपनी तरीके की पहली गवाही थी जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम पहली बार शुरू हुआ इंडिया में। तो उसको काफी प्रोमिनेंटली तब के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने छापा था। आज जी। तो हमारे पास बहुत ही दिल्ली में बहुत अच्छा सिस्टम है वीडियो। एग्जैक्टली, अब तो वीसी से ज्वाइन कर सकते हैं, आप केस की हियरिंग कर अब सकते तो हैं। वल्नरेबल विटनेस कोर्ट रूम्स हैं। जी, राइट। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो उस बच्चे की गवाही 3 या 4 संडेज पे लगातार चली। तो बीच बीच में ब्रेक देने पड़ते थे क्योंकि वो छोटा बच्चा था, थक जाता था, कई बार बोर हो जाता था, कई बार बच्चा कहता था मेरे साथ फुटबॉल खेलो तो फिर आगे गवाही दूंगा। अच्छा। कई बार बच्चे कहता था कि मुझे तो पिज्जा खाना है, पहले मंगवाओ। तो बच्चे की गवाही करना वो अपने आप में चैलेंज था। टेम्परामेंट को ध्यान लेकिन रखते हुए। उसमें मुझे याद है कि उस वक्त के प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल वृंदा ग्रोवर जी उसमें एडवोकेट थी, और हरीश गुलाटी जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे, वो भी उसमें वकील थे। तो इन सब का बहुत कोऑपरेशन था और गाइडेंस थी, क्योंकि अपने तरीके से पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था इस तरीके से। तो उस मायने में वो बहुत लीडिंग और फास्ट ब्रेकिंग केस। क्योंकि अभी तक ये केस पेंडिंग है तो ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते। तो सर, ये एक और बड़ा हाईलाइटेड एक केस था। वो केस ये था, 13 पुलिस वालों को वारंट किया था आपने। वो किस मुकदमे में किया था सर? कौन से केस में किया था आपने? ये 2007-8 के बीच की शायद बात है। उस वक्त मैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट था तीसरी। जहाँ तक मुझे याद है ट्रांस यमुना एरिया में जो है एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था जिसपे काफी सारे मुकदमे चल रहे थे। तो दिल्ली पुलिस के 12-13 पुलिस ऑफिसर्स सुबह सुबह गए थे, मेरी 4-5 बजे, और वहां दबिश जब दी तो फिर वहां कुछ हुआ, गोलीबारी हुई, और उसकी उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेथ हो गई। गोलीबारी हुई या बिल्कुल टारगेट करके उसे एनकाउंटर कर दिया? गोलीबारी हुई थी। तो बाद में जो है वो केस सीबीआई को दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन के लिए। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये कंक्लूड किया था कि ये ऑफिशियल ड्यूटीज में एक्ट नहीं था, और ये एक सोची समझी साजिश थी और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, क्योंकि एक्यूज की तरफ से कोई भी, मरने वाले की तरफ से कोई भी गोली नहीं चली थी, ऐसा कोई सबूत नहीं। क्रॉस फायरिंग का कुछ ऐसा मुकदमा सामने नहीं आया? मुकदमा इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया था उसमें। तो सीबीआई ने कंक्लूड किया कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। फिर सीबीआई ने इसे जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को सैंक्शन के लिए भेजा, 197 राज्यपाल साहब को, उपराज्यपाल साहब को। तो उपराज्यपाल साहब ने अपनी समझ में इसमें 197 में सैंक्शन देने से मना कर दिया। क्योंकि सैंक्शन देने से मना कर दिया तो इसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। ओके। इसमें सवाल ये था कि जब पुलिस ने कहा, इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ही ये था कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, तो 197 में किसी सैंक्शन की जरूरत ही कहा। एग्जैक्टली। और जब जरूरत नहीं थी तो एलजी के पास सैंक्शन के लिए भेजा ही क्यों गया? और अगर भेज भी दिया गया तो क्या एलजी का आदेश जो है वो कानून की नजर में कुछ मायने रखता है? तो इस पे जब तलाश किया गया तो कोई भी ऐसा पैरेलल केस नहीं मिला किसी सुपीरियर कोर्ट का। तो मैंने ये कंक्लूड किया था कि इसमें सैंक्शन के लिए भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑफिशियल कलर ऑफ ड्यूटी नहीं था जी, और ये इसमें बहुत सफिशिएंट एविडेंस थी फाइल पे एक्यूज के होने की।
तो इसमें 13 पुलिस ऑफिसर्स को मैंने नॉन अवेलेबल वारंट्स दिए थे कमिश्नर ऑफ पुलिस को। वेरी गुड सर, गुड जॉब। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, लोकल अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेशन करती है और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर? ऐसी कौन सी महारत हासिल है जो सीबीआई कोर्ट को या अपनी हायर अथॉरिटी को चीजें पेश करती है जो लोकल अथॉरिटी नहीं पेश कर पाती? दोनों में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, सीबीआई जो है वो मेनली इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए या इंटरस्टेट या इंटरनेशनल ऑफेंसेस, कॉम्प्लिकेटेड ऑफेंसेस के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दोनों ही एजेंसी कानून के तहत काम करती है और कानून वही है, लोकल पुलिस के लिए भी, सीबीआई के लिए भी। फर्क सिर्फ इतना है कि सीबीआई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सीनियर ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग में होता है, उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरस्टेट और इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए। सीबीआई जो है वो एक जो है हाई पावर्ड अथॉरिटी है। ये स्पेशलाइजेशन का फर्क है सिर्फ, और इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है। बाकी कानूनी ढांचा तो वही है, कानूनी प्रावधान है। केस नंबर थर्ड सर, which is most important and very interesting. राजा भैया का मुकदमा आपकी कोर्ट में चल रहा था सर, उसके पीछे की क्या राय है और कौन से मुकदमे में राजा भैया को पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया? कोई एमपी के साथ किसी मारपीट का कुछ इस तरह का कुछ झगड़ा था सर? आपने काफी रिसर्च की है मुझे लगता है, सर क्योंकि इस केस को तो मैं खुद भी भूल गया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये केस पटियाला हाउस में आया था जब मैं मैजिस्ट्रेट था जी, शायद 2001 से 2003 के बीच में किसी समय। और अगर मैं ठीक से रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो राजा भैया जो एक पॉलिटिशियन है, इन पे आरोप था 506 आईपीसी और कुछ दूसरे ऑफेंसेस का। और आरोप ये था कि ये दिल्ली में जब किसी संस्था से निकल रहे थे, तो इन्होंने किसी दूसरे राजनीतिक व्यक्ति को, कंप्लेनेंट को जान से मारने की धमकी दी। तो इसमें बहस हुई, और बहस होने के बाद जो है वो लॉ आज भी यही है 506 वगैरह के केसेस में, कि सिर्फ जान से मारने की धमकी काफी नहीं होती, वो उस धमकी में सीरियसनेस की जरूरत होती है कि वो वाकई ही सीरियस धमकी थी और ऐसा कुछ वाकई करने की मंशा थी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा कुछ नहीं था सिवाय शब्दों का इस्तेमाल करने, और उसमें राजा भैया को मैंने डिस्चार्ज किया था, अगर मैं सही से याद करूँ। तो इन पॉलिटिशियंस का जब कोर्ट में आते हैं वही रवैया रहता है जो ये बाहर होते हैं? जिस तरह की अकड़ में ये बाहर घूमते हैं, इस तरह भी कोर्ट में भी इस तरह ही पेश होते हैं? देखिए, मेरे जुडिशियल कैरियर में काफी सारे पॉलिटिशियंस कोर्ट में पेश हुए, पटियाला हाउस में मैं मैजिस्ट्रेट था या जब मैं सीएम था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने कोई खास अलग से लिबर्टी ली है कोर्ट में, तो वो वैसे ही पेश हुए जैसे कोई भी आम जो है वो लिटिगेंट पेश होता है। बेसिकली एटीट्यूड उनका नॉर्मल एक आम आदमी की तरह ही रहा है। चलिए, कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है क्योंकि कोर्ट सबके लिए बराबर है। सर, जनता की तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रात को 12 बजे अदालत किसी फैसले को सुनाती है, क्या वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या वो किसी एक बड़े आदमी के लिए रात को 12 बजे अदालत बैठती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कभी लिखा ही नहीं है कि आप रात को 12 बजे बैठिए या आप अपने इस तरह के ऑर्डर पास करिए? रात को 12 बजे अदालत खुलने का क्या क्या मकसद है और किस तरह से इसको आप देखते हैं सर? देखिए, अदालतें कभी बंद नहीं होती, वो टेक्निकली 24 घंटे खुली रहती, और अदालतों को जरूरत पड़ने पे आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि अदालतें एक निश्चित टाइम में काम करती हैं, कभी कभी उस वक्त के बाद भी काम करते हैं, जैसे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जो है लेट नाइट्स में बैठती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं यही कहूंगा जनता को भी और युवा साथियों को भी कि हमें सिस्टम में जो है विश्वास रखना चाहिए। जहाँ डेथ सेंटेंस के केसेस हैं या इतने इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वहाँ ये जरूरी हो जाता है कि उन पेटिशंस को सुना जाए। कई बार समय ही नहीं होता सिवाय उस रात के। जैसे
सतवंत सिंह और केहर सिंह का केस मुझे अभी भी याद है, वो इंदिरा गांधी मर्डर केस इंदिरा गांधी मर्डर केस। उसमें मुझे याद है कि शायद वो तारीख 6 जनवरी 1989 थी, जब सतवंत और केहर को, इनको इंदिरा गांधी के असैसिन्स को फांसी हुई थी। और 5 जनवरी की रात को कुछ पेटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने शाम 5 बजे के बाद के टाइम। तो मुझे याद है कि अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो किसी सुप्रीम कोर्ट जज साहब के घर पे रात को 11 बजे या 12 बजे कोर्ट बैठी थी उन पेटिशंस पे सुनवाई कर। ओके। तो ऐसे में जब सुबह फांसी होने वाली है और एक नई पेटिशन आ गई है कोर्ट आवर्स के बाद, तो जरूरी हो जाता है कि उन पेटिशंस पे सुनवाई हो। तो इस तरीके के केसेस में ये अच्छी बात है, बल्कि हमें भारतीय जनता को और हम सब लोगों को निश्चिंत होना चाहिए कि बहुत इस तरीके के केसेस में हमारी अदालतें, हमारे न्यायाधीश और रात के 12 बजे भी हमारी बात सुनते हैं या रात के 2 बजे भी हमारी बात सुनते हैं, तो इसमें मुझे कोई हर्ज नजर नहीं आता। सर, याकूब मेमन निर्भया केस में, सतवंत सिंह के केस में रात को 12 बजे ये अदालतें सभी लगी। वो केसेस थे जब फांसी की सजा होने वाली थी और लास्ट पेटिशन। लेकिन मैं सर एक आम जनता या आम नागरिक के नाते भी एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो याकूब मेमन है, जिस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, जिसने किया है या ब्लास्ट करने की कोशिश करी है, बहुत ऐसी तमाम गतिविधियों में जो इन्वॉल्व है, उनको भी लॉयर्स मिल जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि मेरे देश का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान में वकील उसकी पैरवी कर रहा है। देखिए वीर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। हम सब ने कानून में पढ़ा है कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू बी डन। कानून की नजर में जब तक अंतिम फैसला ना हो अंतिम अदालत और कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो, एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है क्रिमिनल केसेस। अदालतें जो हैं वो जनता के सेंटिमेंट्स के हिसाब से केसेस को डिसाइड नहीं कर सकती। जजेस को जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से केसेस को डिसाइड नहीं करना, संविधान और कानून के मुताबिक केसेस को डिसाइड। चलिए सर, मैं इस बात पे अग्री हो जाता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट्स पे आप नहीं जाइए, लेकिन उन केसेस का क्या जो सीसीटीवी में रिकॉर्डेड गन को लेकर के उड़ाया जा रहा था, जब पाकिस्तान से कुछ उग्रवादी या आतंकवादी टेररिस्ट जब आए थे, अजमल कसाब, इस्माइल, ये लोग आए थे, ये तो सरेआम गोलियां चला रही थी, इनकी भी पैरवी के लिए वकील मिल गए थे। ये तो सीसीटीवी में रिकॉर्डेड था, वीडियोस में रिकॉर्डेड था। संत तुकाराम जैसे आदमी जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, उनको ऑन स्पॉट उनको पेट से इतनी सारी गोलियां निकाल दी गई कि वहीं छल्ली हो गए, वो वहां भी वकील मिल गए। अब पब्लिक सेंटिमेंट से जोड़ा जाए या एक्चुअली लॉयलिटी से जोड़ा जाए? नहीं, देखिए ये बहुत ही जो है ना खतरनाक अवधारणा है। चाहे वो कसाब थे या मेनन थे या कोई भी है, हमारा संविधान और हमारा कानून कहता है कि जब तक उन्हें गिल्टी होल्ड नहीं किया जाता इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक, तब तक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। अगर आपके इस तर्क को मैं मान लूं तो इसका मतलब ये है कि किसी ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। फिर तो सीसीटीवी देख के क्या कोई ऐसा कानून कहता है हिंदुस्तान में कि सीसीटीवी देख के किसी आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा सकता तो है? सर ऐसी कौन सी प्रक्रिया पूरी करनी होती है जो सिर्फ कोर्ट के डाइस पर बैठ कर की होती है, जो दिखाई दिया जाता है उस पर डिसीजन ना हो? नहीं, वो प्रक्रिया एक वकील होने के नाते आप जानते हैं। मैं तो सर उस हमेशा देश के भी जानता हूँ, यूएई के अंदर अगर आप चले जाइए तो कुछ ऐसे लॉज हैं नहीं, आप जहां आपको देखा जाए तो वो देखिए हम इंस्टेंटली डेथ दी जाती है वहां पर। देखिए हम यूएई नहीं है, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और दुनिया में हमारी ताकत और हमारी हैसियत इस वजह से है कि हम लोकतंत्र हैं 75 साल से और कामयाबी से उस लोकतंत्र को चला रहे हैं। अगर जो है इस तरीके की बातों को हम बढ़ावा देंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ तो रहेगा ही नहीं। फिर जो है संविधान और कानून की धज्जियां तो पहले कदम पे ही उड़ जाएंगी। तो बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के किसी को सजा नहीं दी जा सकती भारतीय कानून में। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हिस्सा है कि अदालतें उसे सुने, अदालतें क्या करें। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही हिस्सा है कि एक्यूज जो है वो डेली रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके वकील हों, उसको कानूनी सहायता अवेलेबल हो, उसकी चॉइस के वकील हों, यहाँ तक कानून कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तो मैं तो मानता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है। सर उसके चॉइस के वकील मैं कहता हूं कि याकूब मेमन के या अजमल कसाब के
या इस्माइल के चॉइस के वकील तो हो ही नहीं सकते, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उसको तो विश्वास अपने पाकिस्तान के वकीलों पे होगा और हमारी कचहरी में तो देश-विदेश का कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे देश से जुड़ा कोई वकील होना चाहिए। नहीं, उनकी चॉइस के वकीलों का मतलब है कि जो वकील हमारे पास अवेलेबल है और जो प्रैक्टिकली जो है उनकी चॉइस के मुताबिक दिए जा सकते हैं। जी। उनकी चॉइस के वकील का मतलब ए वकील या बी वकील नहीं, लेकिन वो चॉइस अवेलेबल वकीलों में से जरूर है। देखिए, अगर इस तरीके से न्याय करना होता किसी भी मुलजिम के साथ, तो दुनिया की नजर में हम जो है संविधान की रक्षा नहीं कर रहे होते, हम इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं होते। सर, एज़ ए जज आपने कभी किसी क्रिमिनल से बात करी है? कोई क्राइम के बाद आपने उससे पूछा है कि क्या माइंडसेट रहा होगा जब आपने ये सब किया होगा? नहीं, इस तरीके से डायरेक्टली मैंने कभी नहीं पूछा और कभी इस तरीके से शायद पूछना भी नहीं चाहिए और वैसा कभी मौका भी नहीं आया। हाँ, हाँ, लेकिन जब ट्रायल चलता है और जब सेंटेंस की बारी आती है, सजा सुनाने की बारी आती है, तो जजेस ज़रूर सारे हालात को जानने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूशन सारे हालात रखता है, डिफेंस काउंसिल सारे हालात रखते हैं। उस स्टेज पे अक्यूज से ज़रूर कई बार जजेस भी सवाल करते हैं और किस हालात में कोई क्राइम किया, ये हमेशा एक सर्कमस्टेंस होता है, सजा को कम करने का या सजा को ज़्यादा करने का। जी सर। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपको, बड़ा गंभीर सवाल है कि एज़ ए जज किन-किन प्रोटोकॉल्स का आप ध्यान रखते हो जब आप डाइस पे बैठते हो? नहीं, उसमें प्रोटोकॉल्स वेल एस्टैब्लिश्ड है। प्रोटोकॉल यही है कि एक जज को जो है पंक्चुअल होना चाहिए, उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसे जो है सोबर होना चाहिए, उसकी भाषा जो है वो संयत होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सभी लिटिगेंट्स को देना चाहिए, उसे फेयर होना चाहिए और फेयर दिखना चाहिए अपनी डीलिंग्स में, उसे कंसिस्टेंट होना चाहिए अपने फैसले और ऑर्डर्स में और अपनी अप्रोच में, और उसे कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। वेरी गुड सर। सर, ऐसा सुना है कि अगर आपको जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और अभी तो एक नया रूल निकाल दिया है कि आपको मिनिमम 3 से 5 ईयर की आपको प्रैक्टिस चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। उसके बाद आप उसमें अपीयर हो सकते हैं या एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, ये कोर्ट से जो 3 साल की प्रैक्टिस का जो सर्टिफ़िकेट इनको चाहिए या जो 18-18 घंटे स्टडी, इन चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं सर आप? देखिए, आपने बहुत मुश्किल और कई सारे सवालों को एक साथ जोड़ा। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले 3 साल की प्रैक्टिस जी। की कंडीशंस के बारे में आपने पूछा। जो हाल ही में अप्लाई हुआ है सर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, हुँ। लेकिन एक कानून का छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि इस फैसले के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं और वो नुकसान आने वाले टाइम में दिखाई देते हैं। इसका फायदा ये है कि प्रैक्टिस करके जो लोग आएंगे हुँ। वो लॉयर्स की लिटिगेशन की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को समझ सकेंगे, प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस होगा, तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। ये तर्क है और इस तर्क में जाए। सर, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से, लेकिन एक सवाल और यहाँ पे निकल कर के आता है, तो फिर क्यों ना जो जिनकी 25-25 साल की प्रैक्टिस है, उन्हीं को जज के लिए आप न्योता दें? क्यों ना उन्हें ही चेयर पे बिठाएँ? फिर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं कि 3 साल में जो आप नॉलेज उन्हें गेन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो 25 साल का वकील तो उनसे अच्छी नॉलेज लेता है, तो सीधा डायरेक्टली क्यों नहीं जज बनाया जाए? तो जुडिशरी का एग्ज़ाम रखा क्यों है इन्होंने? 25 साल का वकील जो है वो नंबर एक तो जो है मैजिस्ट्रेट की पोजीशन में आना ही नहीं चाहेगा। दूसरी बात कि आपको जो है यंग लॉयर्स को जजेस बना के उन्हें दूर तक लेके जाना है। 25 साल में, 30 साल में उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस बनेंगे, वो हाई कोर्ट जजेस बनेंगे। तो एज की एक लिमिट है। 25 साल के वकील को अगर आप मैजिस्ट्रेट बनाएंगे तो आप उससे कितने दिन काम ले पाएंगे? जब भी आप किसी को जज बनाते हैं तो उसे ट्रेन करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ कि 3 साल की प्रैक्टिस का जहाँ ये फायदा है कि एक्सपीरियंस है, वहाँ एक इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है, मैं देख रहा हूँ। वो नुकसान ये होगा कि भारत के गांव से छोटे शहरों से
निचले तबकों से आने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा पहले डबल ग्रेजुएशन करना है, मतलब LLB करना, और फिर 3 साल इंतजार करना प्रैक्टिस की, और फिर साल 2 साल कंपटीशन की तैयारी में लगा के जुडिशरी में आना, क्योंकि वो तब तक 28-30 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे। तो इससे जो बेस्ट टैलेंट है नीचे के तबकों से आने वाला, वो टैलेंट जो है वो छट जाएगा, पहले ही कहीं और चला जाएगा, दूसरी सर्विसेज में चला जाएगा। और दूसरा, जो युवा अधिवक्ता है, विमेन लॉयर्स हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके लिए 4-5 साल वेट करना LLB करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज, वो शायद मुश्किल होगा। तो इससे मुझे लगता है कि बेस्ट टैलेंट जो है उसको हम कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे बाहर करते हैं। आपका जो दूसरा सवाल था जुडिशियल सर्विसेज के तैयारी के बारे में या कोचिंग सेंटर्स के बारे में, देखिए जब हमने जुडिशियल सर्विसेज की तब कोचिंग सेंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अब कोचिंग सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को ये बहुत अच्छी सर्विस, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड, बहुत बेहतरीन सर्विस है जहां आपको बहुत अच्छी सेवा का मौका मिले, लेकिन आप किसी रोजी ड्रीम के साथ जुडिशरी में, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आप अलूफ रह सकते हैं, आप लगातार पढ़ सकते हैं, आप एक अनुशासन में रह सकते हैं, तो ही न्यायिक अधिकारी बनने की सोच है। जहां तक तैयारी की बात है, तो देखने में ये आया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की या तो इंग्लिश अच्छी होती है तो हिंदी अच्छी नहीं होती, और हिंदी अच्छी होती है तो इंग्लिश अच्छी होती है। जुडिशियल सर्विसेज के लिए जरूरी है कि दोनों भाषाओं को कमांड हो। तो जब आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करें तो इस बात को असेस करें कि आपकी भाषाओं पे कंट्रोल है, और अगर कोई कमजोरी है तो उसे इम्प्रूव करें। कानून की तैयारी के साथ साथ भाषाओं की तैयारी जो है वो भी बहुत जरूरी है, रिटन एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यूज के लिए। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि हार्ड वर्क इज द की। छोटे शहरों से आके बहुत सारे जजेस दिल्ली में बने, दूसरी स्टेट्स में बने, हम भी, मैं खुद भी जो है छोटे शहर से ही दिल्ली में आया हूँ। तो अगर आप मेहनती हैं, मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो फिर आपको रोक कोई नहीं रोक सकता। सर, यंग लॉयर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, यंग लॉयर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने पिछले 5-10 साल में बहुत सारे यंग लॉयर्स को देखा है अपने सामने, जो बहुत अच्छा काम है। लेकिन बात फिर वही है कि वकालत आसान प्रोफेशन है। वकालत जो है वो 24 आवर जॉब, वकालत जो है वो नॉलेज का काम, वकालत जो है वो ट्रस्ट का काम, वकालत जो है भरोसे का काम। अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं सिवाय मेहनत करने के। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल या फिर दूसरी या तीसरी जनरेशन के। हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के लॉयर को ब्रेक मिलने में टाइम, लेकिन अगर आप प्रतिभाशाली हैं, डिटर्मिन्ड है और मेहनती है, तो आपको ब्रेक भी मिलेंगे और आप सफल होंगे। क्या सर, लैंग्वेज से कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में? कोई सामने वाला वकील बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा हो और इधर वाला वकील लाइक हिंदी में प्रोसीडिंग कर रहा हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जज इससे कहीं इंप्रेस होते हैं? देखिए, आखिरी फर्क तो मेरिट से भी पड़ता है, लेकिन भाषा का कम्युनिकेशन में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि केस की बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद और बहुत अच्छी नॉलेज होने के बाद हम एग्जैक्टली उसे उस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कोर्ट में जिस तरीके से वो की जानी चाहिए। तो भाषा अगर आपकी जितनी अच्छी है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा, जो भी अदालत में भाषा इस्तेमाल हो रही है, आपको उतनी ही ज्यादा सुविधा है अपने केस को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने। सर, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं लगता कि वहां भी प्रोसीडिंग हिंदी में भी होनी चाहिए, उसमें भी एक विकल्प होना चाहिए हिंदी का? देखिए, ये डिमांड जो है वो लगातार रहेगी लॉयर्स की तरफ से,
लेकिन भारत जिस तरीके का देश है, यहाँ विभिन्न भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। हाई कोर्ट्स में और खासकर सुप्रीम कोर्ट, सारे देश से लॉयर्स आते हैं, सारे देश से जजेस आते हैं, और वहाँ सिंगल जजेस नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में, बेंचेस होते। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि उस भाषा में बात हो जो भाषा जो है सभी जजेस समझते हैं और दूसरे लॉयर्स भी समझते हैं। तो इंग्लिश जो है वो एक सूत्र भाषा की तरह अभी तक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारी हाई कोर्ट्स में हिंदी भाषा में भी बहस हो रही है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, मैं वहाँ का वीडियोस देखता हूँ कई बार, तो हिंदी भाषा में भी बहस हो रही है। और अगर जजेस हिंदी समझते हैं किसी पर्टिकुलर केस में और वकील भी हिंदी समझते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। जहां अगर तमिल समझते हैं तो तमिल में हो, हिंदी समझते हैं तो हिंदी में हो, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में हो। सवाल ये है कि जो सामने बैंक है उनको समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए, बेसिकली कम्युनिकेशन सही से होना चाहिए, भाषा उतनी सर इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो क्या जुडिशरी सिस्टम को उस पर कुछ फर्क पड़ता है उस चीज से? देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो किसी भी केस में अलग अलग हो सकते ग्रुपों, और कोर्ट्स को जो है वो फैसले पब्लिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से कोर्ट्स फैसले नहीं दे सकती है कभी भी। तो फर्क पड़ने की बात जहां तक है, मुझे नहीं लगता कि केस की मेरिट्स पे पब्लिक सेंटीमेंट से फर्क पड़ता है या पड़ना चाहिए। हाँ, पब्लिक सेंटीमेंट होता है कई बार, और फैसले जो हैं वो पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ होते हैं, ऐसे बहुत सारे फैसले। सर हाल ही में बहुत इंटरेस्टिंग एक केस रहा है, कई सारे ऐसे केस रहे हैं, लेकिन एक मैं जो मैं अपनी आंखों से देखता आया हूँ उस पर जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ। बाबरी मस्जिद के बाद में राम मंदिर बनाया गया, उस फैसले को लाने में वकीलों की एडियां तक घिस गई, और जब उसका ऑर्डर आया तो लेफ्ट और राइट विंग हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी कहने लगी कि जी हमारे धर्म को ठेस पहुंची है, हिंदू कहने लगा बहुत अच्छा हो गया। तो ये पब्लिक सेंटीमेंट से आप कैसे देखते हो इस चीज से? क्या इसके लिए भी जुडिशरी को कुछ फेस करना पड़ता है इस चीज के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी पे इस तरीके के फैसलों में पब्लिक सेंटीमेंट का कोई फर्क पड़ता है, और पब्लिक सेंटीमेंट्स को कंसीडर करके फैसले हो भी नहीं सकते। एक चीज मेरे को याद आ गई सर इसमें, जज साहब आप बहुत पोलाइट से बोल रहे हो कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके एक ऑर्डर पे बाहर गोलियां भी चल जाती हैं। हाँ, चल सकती हैं, लेकिन फिर भी जजेस को जब फैसला करना है तो वो कानून के मुताबिक करना है, न्याय के मुताबिक करना है। जजेस क्या इस चीज से अपने फैसले टाल सकते हैं कि कोर्ट के बाहर क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, मीडिया क्या कहेगा, संसद क्या कहेगी, पॉलिटिशियंस क्या कहेंगे, अखबार कल को क्या लिखेंगे? अगर जजेस ये सोच के फैसला करने लग जाए तो फिर अदालतों को कोई मतलब नहीं। फिर जनता की काउंसलिंग के लिए क्या है सर, उनको कौन समझाए? नहीं, जनता को समझाने का काम जो है वो इंटेलेक्चुअल्स का है, वो मीडिया का काम है, वो नेताओं का काम है, वो धार्मिक नेताओं का काम है, वो सामाजिक नेताओं का काम है, वो वकीलों का काम है, वो सभी इंटेलेक्चुअल्स का काम है, जो भी समझदार लोग देश में। ये बर्डन जजेस पे आप नहीं डाल सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि जजेस का काम है कोर्ट के, और जजेस हर चीज को विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, और विजुअलाइज कर भी ले एक ही केस में दो अलग अलग तरीके के या एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के सेंटीमेंट्स होंगे, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के या डिफरेंट कम्युनिटीज के, तो फैसला सबके सेंटीमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कोई भी अदालत का फैसला कभी भी सारे पक्षों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो फैसले न्याय के हिसाब से होने और कानून के हिसाब से, और होने भी चाहिए और होते भी रहे। तो कहने का भाव ये है कि कोर्ट के अंदर जो चल रहा है वो न्यायपालिका को मद्देनजर रखते हुए चल रहा है, बाहर जो हो रहा है उसको न्यायपालिका को उस चीज को लेकर के कोई फर्क नहीं है। नहीं, कोर्ट के अंदर जो चल रहा है वो कानून को मद्देनजर रखते हुए चल रहा है, और जो है कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उसमें बाहर जो चलेगा या जो चल रहा है उसका ध्यान रख के फैसले किए नहीं जा सकते। तो सर बेसिकली बड़ी सीधी सी भाषा में एक चीज समझ में आती है, तो फिर अगर ऐसा ही था तो फिर राम मंदिर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, इतना समय क्यों लग गया?
समय इसलिए लगा कि ये इस तरीके का फैसला था और इस तरीके की प्रक्रिया थी कि उसमें समय लगा। उसके अपने बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि मैं राम मंदिर के मुकदमे से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो उसकी डिटेल्स के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, इतना लंबा टाइम लगा तो उसके अपने कारण होंगे। चलिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी किसी धर्म की बात आती है तो वहां पे आपका और मेरा मतभेद नहीं चलता है। उसमें राय चलती है तो आपकी सच्ची भावना, आपकी सच्ची कामना, आपका वो अफेक्शन चलता है। तो हम किसी भी भावनाओं से या किसी भी तरह के किसी भी धर्म से जुड़ी हुई बातों की आलोचना नहीं करते। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक ऐसा संदेश देता है कि किसी भी धर्म पर किसी भी धर्म की कोई जीत नहीं है। यहाँ सब पक्षों को बराबर देखा जाता है। हर तरह की चीजों को अपने एक नजरिए से देखा जाता है। आप और मैं किसी भी तरह का कोई पैरामीटर या किसी भी तरह का कोई पैमाना नहीं है जो मैं किसी धर्म को नाप सकूं। ये सिर्फ कुछ चीजें जो गतिविधियां रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनके बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है या आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं लास्ट एक सवाल जज साहब से पूछना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद में आपने किसी ट्रिब्यूनल को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करी सर? तो कैसी दिनचर्या रहेगी आपकी, क्योंकि आप तो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस में जज रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो फाइल्स में रहना, उनको केस को सुनना, कहना, ऑर्डर्स पास आउट करना, उसके बाद एकदम से शांत होकर घर पे बैठ जाना, या किसी भी तरह का कुछ ऐसा क्या सोचा है सर आपने? नहीं, मैं 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर हुआ है एज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो अभी करीब 1.5 महीना हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने सोचा ये है कि मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा और मीडिएशन के लिए काम करूंगा, लीगल एड के लिए काम करूंगा। युवा वकीलों की अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो वो मैं करता रहूंगा। लिटिगेंट्स की मदद मैं करता रहूंगा। और बाकी उसके अलावा जो है, काव्य है, साहित्य है, थिएटर है और जो दूसरी चीजें हैं, लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी तक मैंने किसी ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई नहीं किया है और मुझे लगता है कि अब जो है नौकरी बहुत हो गई है 10 से 5 की। तो मुझे समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में जो है आप सब लोगों का साथ है। इस समाज ने मेरे पे बहुत खर्च किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है। इट इज़ टाइम टू रीपे द सोसाइटी। तो मेरे पास जितना भी वक्त है, जितनी भी एनर्जी सर, आप जैसी महान शख्सियत का वकालत के प्रोफेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा बहुत और धन्यवाद। क्षमा भी चाहता हूं कि अगर किसी केस में मैंने कुछ ज्यादा सवाल गहराई से पूछ लिया हो। नहीं नहीं, यू आर विद इन योर राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोशिश करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे। प्रैक्टिस में आप बहुत अच्छे रहें। जिस तरह से जुडिशरी में आपने काम करा, इसी तरह आप लॉ प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ है। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। हमारा पॉडकास्ट अब समाप्ति की ओर है। माननीय न्यायाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करी होगी कि हमने कुछ संदेश आप तक पहुंचाया जाए और आप उसे समझें। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और हमसे जुड़े रहिए आने वाले पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद।